ये दोस्तों, नर्मदा मैया के संग एक आत्मा का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं नर्मदा मैया के पानी में नाव लेके घूमे आओ हूँ। कितनी शांत, कितनी गहरी और कितनी अपनायत भरी लगत है ये धारा। नर्मदा, तुम सिर्फ एक नदी नहीं हो, तुम तो हमरे मन की थकान धोवे वाली मैया हो। जब नाव धीरे धीरे पानी चरित आगे बढ़त है तो लगत है जैसे जिंदगी में ऐसे ही चलत रहत है, कभी सीधी कभी लहरों से टकरात, पर रुकत कबहू नहीं। मैं जब पानी की सतह देखत हूँ तो अपन चेहरा नहीं, अपन अंदर का सच दिखाई देत है। कितना शोर भर गयो है जिंदगी में, तैयारी, सपने, जिम्मेदारी, पर यहाँ सब शांति हो जात है। नाव की हर हलचल में एक संदेश है कि डर मत, बहत रहे, आगे बढ़त रहे। ये खुला आसमां और ये अथाह पानी हमने का सिखावत है कि इंसान कितना छोटो है, पर उसके सपने कितने बड़ो हो सकत हैं। मैं जब आंख बंद करत हूँ तो हवा के संग संग मन भी हल्को हो जात है। लगे है जैसे नर्मदा मैया कहत हो, बेटा मेहनत करत रहो, एक दिन तुम भी अपन मंजिल पा जाओ। कभी कभी जिंदगी में सुकून खोजे शहर मत भागो, बस प्रकृति के पास आ जाओ। नदी के किनारे बैठो, पानी की आवाज़ सुनो और अपने दिल से बात करो। मैं आज बोटिंग करने आओ था, पर लगत है मैं खुद से मिलने आ गया। नर्मदा मैया के इस पवित्र पानी में मैं अपन सपने, अपन संघर्ष और अपन उम्मीद सब सौंप देता हूँ और भरोसा करत हूँ जैसे ये नदी हजारों साल से बहत आई है, वैसे ही हमरो हौसला भी बहत रही है, रुकिए नहीं। धन्यवाद नर्मदा मैया, आज फिर से जीना सिखाई दियो। दोस्तों, इस सफ़र की असली जान तो हमारे नाविक भैया है। कितनी सहजता से ये नाव लहरन में संभाले चलावत है। हम सवारी लोग बस नज़ारा देखत है, पर ये हर मोड़, हर गहराई पहचानते हैं। इनके हाथन में भरोसा है और चेहरे पे सादगी भरी मुस्कान। नर्मदा मैया के बीच ऐसे मेहनती लोगन की वजह से ही हमरो सफ़र सुरक्षित और यादगार बन जाता है। दोस्तों, देखो ज़रा ये सफ़ेद संगमरमर के पहाड़, जैसे प्रकृति ने खुद अपन हाथन से तरासे हो। नर्मदा मैया इन चट्टान के बीच ऐसे बहत है जैसे दूध की धारा चांदी के बर्तन में छलक रही हो। कितना अद्भुत नज़ारा है। ऊपर आसमां, बगल में ऊंची चट्टान और बीच में हम छोटी सी नाव लेके सफ़र करते हैं। कहावत है कि ये संगमरमर हजारों साल पुराना है। हवा, पानी और समय ने इनका रूप गढ़ो है। जिंदगी भी तो ऐसे ही है ना। समय हमका भी तरासत रहत है, कभी दर्द से, कभी संघर्ष से, पर आखिर में हमें मजबूत बना देते हैं। जब सूरज की रोशनी इन सफ़ेद पत्थरन पे पड़त है तो ये सोना चांदी जैसे चमक उठत है। लगे है जैसे प्रकृति कहत हो, अंधेरों कितना भी हो, रोशनी ज़रूर चमकी है। यहाँ आके मन गवाही देते है कि भगवान की बनाई दुनिया कितनी सुंदर है। हम भाग दौड़ में भूल जाते हैं, पर प्रकृति हर बार याद दिलावत है, धीरे चलो, देखो, महसूस करो। आज संगमरमर के इन पहाड़न के बीच मैं बस इतना सीख के आया हूँ
मजबूत बनो, समय चाहे जितो भी लगे। मैं आ पहुंचा हूँ दोस्तों भंवरताल गार्डन। पूरे शहर के बीच सुकून यहीं मिलता है दोस्तों। शहर के बीचों बीच यह एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही मन हल्को हो जाता है। चारों तरफ हरियाली, फूलन की खुशबू और पेड़न की छांव, जैसे अपन बाहें फैलाए खड़ी हो। जिंदगी में कितनी भाग दौड़ है, सुबह से शाम तक बस काम, जिम्मेदारी, चिंता। पर यहाँ आके लगत है जैसे समय थोड़ी देर के खातिर रुक गओ हो। बच्चन की हंसी सुनो, कितनी सच्ची, कितनी प्यारी। उनके लिए ये गार्डन बस खेलन की जगह है, पर बड़े लोगन के लिए ये सुकून का घर है। मैं जब इस बेंच पे बैठता हूँ तो सोचत हूँ, जिंदगी में खुश रहना इतना कठिन भी नहीं है। बस रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालो, प्रकृति के संग बैठो और मन की बात सुनो। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ बतावत है कि जड़ें मजबूत हो तो आंधी तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फूल सिखावत है कि चाहे कित्तू भी छोटो क्यों न हो, अपनी खुशबू फैलाते रहो। भंवरताल गार्डन हमका ये भी सिखावत है कि शहर में रह के भी प्रकृति से दूर मत हो। जिंदगी के बड़े सपने देखो, पर दिल में सादगी बनाए रखो। जैसे ये गार्डन शहर के बीच होके भी शांत और सुंदर हैं। जब सूरज ढलत है और हल्की हवा चलत है तो लगत है जैसे दिन भर की थकान हवा संग उड़ जात है। आज यहाँ आके मैं बस इतना समझो हूँ, खुशी कोई बड़ी चीज नहीं, छोटे छोटे पलन में छिपी रहत है। भंवरताल गार्डन तू सिर्फ एक पार्क नहीं, तू शहर के दिल की धड़कन है। और आज इस हरियाली के बीच मैं फिर से अपने आप से मिल पाया हूँ। धन्यवाद। अब चलो चलते हैं दोस्तों मदन महल, जो अपनी वीरता की गवाही देता है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं चढ़ जाऊं हूँ मदन महल की पहाड़ी पे। हर कदम के साथ इतिहास और करीब आ रहा है। ये सिर्फ
पत्थरन का किला नहीं है, ये गोंड राजाओं की शान और वीरता की निशानी है दोस्तों। मदन महल किला 11वीं सदी के आसपास गोंड शासक राजा मदन शाह के समय बनवायो गयो मानो जाता है दोस्तों। छोटो जरूर है पर रणनीतिक और सुरक्षा के हिसाब से बहुत मजबूत बनायो गयो है दोस्तों। ऊंची पहाड़ी पर बनो यो किलो दुश्मन पर नज़र रखे के लिए एकदम सही जगह रही दोस्तों। देखो इन पत्थरों को बिना ज़्यादा सजावट के पर कितने मजबूत और सधे हुए, जैसे योद्धा का स्वभाव हो, सीधा सादा पर ताकतवर। गोंडवाना साम्राज्य उस समय मध्य भारत में बहुत प्रभावशाली रहो दोस्तों, और आगे चल के इसी धरती ने वीरांगना रानी दुर्गावती को जन्म दो। रानी दुर्गावती जिन्होंने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध लड़ो। 1564 में जब असफ खान ने हमलों कियो तो रानी ने हार मानने की बजाय अंतिम सांस तक लड़ना चुनो दोस्तों। ये धरती आज भी उनकी वीरता की कहानी सुनावत है दोस्तों। कहते हैं यहाँ एक बैलेंसिंग रॉक भी है, जहाँ पर हम चलते वक्त उसके बारे में भी देखेंगे, जो संतुलन का प्रतीक मानो जाता है दोस्तों। प्रकृति और इतिहास दोनों का अद्भुत संगम है। मदन महल हमका सिखावत है कि आकार मायने नहीं रखत, हौसला और रणनीति मायने रखत है। छोटो किला होके भी इतिहास में अपन नाम दर्ज करा गओ। जिंदगी में भी हम चाहे छोटे गांव से हों, साधन कम हो, पर अगर इरादा मजबूत हो तो पहचान जरूर बनत है दोस्तों। आज इस किले की चोटी पे खड़े होकर मैं बस इतना कहूँगा, इतिहास सिर्फ किताबों में पढ़े की चीज़ नहीं है, उसे महसूस भी करो। मदन महल तू सिर्फ पत्थरन का ढांचा नहीं, तू साहस, स्वाभिमान और बलिदान की गाथा है। और आज यहाँ आके मैं अपनों सपनों को और मजबूत महसूस करत हूँ। जय गोंडवाना, जय वीरता। दोस्तों, ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है दोस्तों, यह पैलेस मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, ट्राइबल पॉलिटी और रीजनल रेसिस्टेंस का एक पूर्ण उदाहरण है दोस्तों। मदन महल का संबंध गोंडवाना साम्राज्य से है। गोंड एक प्रमुख जनजातीय समुदाय था जिसने मध्य भारत में मजबूत राज्य स्थापित किया। यह किला 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास गोंड शासक राजा मदन शाह से जोड़ा जाता है दोस्तों। हालांकि संरचनात्मक अध्ययन से कई इतिहासकार इसे 16वीं शताब्दी का भी मानते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं रानी दुर्गावती। उन्होंने 16वीं शताब्दी में गोंडवाना पर शासन किया। 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति असफा खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने साहसपूर्वक युद्ध किया और अंत में आत्म बलिदान दिया दोस्तों। मदन महल का निर्माण ऊंची पहाड़ी पर किया गया है। यह बताता है कि उस समय स्ट्रेटेजिक लोकेशन को प्राथमिकता दी जाती थी। किले का आकार छोटा है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह संभवतः वॉच टावर, मिलिट्री आउटपोस्ट या रॉयल रिट्रीट के रूप में उपयोग होता रहा होगा।
गोंडवाना सिर्फ राजनीतिक शक्ति नहीं था दोस्तों, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी था। आज भी गोंड कला भारत की प्रसिद्ध ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स में गिनी जाती हैं दोस्तों। यह हमें डाइवर्सिटी और इंडियन कल्चर और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ग्राउंड एग्जाम्पल देती हैं दोस्तों। रानी दुर्गावती का जीवन सिर्फ इतिहास नहीं है दोस्तों, बल्कि इथिक्स केस स्टडी भी है दोस्तों। जैसे फर्स्ट देख सकते हो आप, करेज अंडर प्रेशर। सेकंड में सेल्फ रेस्पेक्ट ओवर सरेंडर। थर्ड में देख सकते हो आप दोस्तों, लीडरशिप इन क्राइसिस। मैं सिर्फ एक पर्यटक नहीं, बल्कि एक छात्र की नज़र से देख रहा हूँ दोस्तों। इतिहास पढ़ना अलग बात है, इतिहास को महसूस करना अलग। और शायद यही फ़र्क एक सामान्य छात्र और सफल व्यक्ति में होता है दोस्तों। ऊपर खड़े होकर जब पूरा जबलपुर दिखता है तो समझ आता है कि इतिहास सिर्फ किताब में पढ़ने की चीज़ नहीं है, उसे महसूस भी करना चाहिए। मदन महल हमें सिखाता है कि भारत का इतिहास बहुस्तरीय है दोस्तों। यहाँ साम्राज्य भी थे और स्थानीय शक्तियाँ भी, यहाँ संघर्ष भी था और स्वाभिमान भी। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैलेंसिंग रॉक की तरफ, जो प्रकृति का अद्भुत संतुलन है दोस्तों। तो देखो ज़रा दोस्तों, ये है जबलपुर का मशहूर बैलेंसिंग रॉक। एक विशाल पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर ऐसे टिका है जैसे प्रकृति ने बड़ी सावधानी से इसे संतुलित कर दिया हो। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 1997 के भूकंप में भी ये चट्टान अपनी जगह से हिली तक नहीं। यानी संतुलन इतना मजबूत है कि प्रकृति की परीक्षा भी पास कर ली। वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो दोस्तों, ये चट्टानें ज्वालामुखीय चट्टानें यानी बेसाल्ट रॉक्स का हिस्सा मानी जाती हैं दोस्तों। लाखों साल की अपक्षय प्रक्रिया इरोजन ने नीचे की चट्टान को इस तरह घिस दिया कि ऊपर का पत्थर संतुलन में रह गया। दोस्तों, जबलपुर मंदिरों की आध्यात्मिक धरती है दोस्तों। नर्मदा किनारे बसा जबलपुर सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ के मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और समाज की पहचान है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम 64 योगिनी मंदिर की ओर। दोस्तों, मैं जबलपुर के ऐतिहासिक 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हर कदम के साथ इतिहास और रहस्य मेरे करीब आते जा रहे हैं दोस्तों। ऊंचाई पर बना यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला, तांत्रिक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रमाण है दोस्तों, अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें दोस्तों, तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में माना जाता है दोस्तों। इसे प्रायः कलचुरी वंश के जोड़ा जाता है दोस्तों, जिनका शासन इस क्षेत्र में रहा। कलचुरी शासकों ने नर्मदा घाटी में अनेक मंदिरों और संरचनाओं का निर्माण कराया दोस्तों। यह मंदिर उसी परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, इसकी संरचना गोलाकार है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका गोलाकार निर्माण है दोस्तों। भारत में ऐसे बहुत कम मंदिर हैं जो पूर्ण रूप से वृत्ताकार बने हों। चारों ओर 64 छोटे छोटे कक्ष हैं, जिनमें प्रत्येक में एक एक योगिनी की प्रतिमा स्थापित थी दोस्तों। बीच में मुख्य गर्भगृह है। यहाँ
भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है। यह संरचना मंडल की अवधारणा को दर्शाती है दोस्तों, जो तंत्र और आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण प्रतीक है। दोस्तों, योगिनी परंपरा में तांत्रिक महत्व की बात करें तो दोस्तों, योगिनी शब्द शक्ति की उपासना से जुड़ा है। 64 योगिनियाँ देवी के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मध्यकालीन भारत में तंत्र साधना का एक विशेष स्थान था। यह मंदिर उस तांत्रिक परंपरा का केंद्र माना जाता है दोस्तों। यह साधना खुली छत के नीचे होती थी, क्योंकि योगिनी उपासना प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती थी दोस्तों। भौगोलिक और सामरिक महत्व की बात करें तो दोस्तों, मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान नर्मदा घाटी को देखने के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा होगा। ऊंचाई पर बने धार्मिक स्थल आध्यात्मिकता के साथ साथ सुरक्षा का भी संकेत देते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक निरंतरता की बात करें तो समय के साथ कई मूर्तियां नष्ट हो गई हैं, लेकिन यह मंदिर आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में विनाश के बाद भी पुनर्जीवन की क्षमता है। आज भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, फोटोग्राफर आते हैं, इतिहास के विद्यार्थी आते हैं और हर कोई कुछ न कुछ सीखकर यहाँ से जाता है दोस्तों। जब मैं इस वृत्ताकार मंदिर के पीछे खड़ा होता हूँ तो लगता है जैसे समय भी एक चक्र जो चलता रहता है दोस्तों। राज्य बदले, शासक बदले, पर संस्कृति की धारा बहती रही। 64 योगिनी मंदिर हमें सिखाता है भारत का इतिहास सीधा रेखीय नहीं बल्कि एक वृत्त है, जहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है। धर्म, कला, शक्ति और प्रकृति। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की रचना नहीं दोस्तों, बल्कि शक्ति, साधना और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है दोस्तों। और शायद इसी कारण आज भी यहाँ खड़े होकर हम अपने अतीत से जुड़ाव महसूस करते हैं दोस्तों, समय के साथ अनेक मूर्तियाँ खंडित हो गई हैं, फिर भी यह मंदिर आज भी अपनी मौलिक संरचना के साथ खड़ा है दोस्तों। यह भारतीय संस्कृति की उस निरंतरता का प्रतीक है दोस्तों, जो आक्रमणों और परिवर्तनों के बावजूद जीवित रही। आज 64 योगिनी मंदिर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, कला और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत दस्तावेज है दोस्तों। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की सभ्यता केवल राजाओं और युद्धों से नहीं, बल्कि विचार, आस्था और सांस्कृतिक विविधता से निर्मित हुई है दोस्तों। जब सूर्यास्त की किरणें इन प्राचीन पत्थरों पर पड़ती हैं दोस्तों, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास स्वयं प्रकाशमान हो उठा हो। यह मंदिर हमें अतीत से जोड़ता है दोस्तों, और यह संदेश देता है कि शक्ति, संतुलन और सांस्कृतिक आत्मविश्वास ही किसी भी सभ्यता की वास्तविक पहचान है दोस्तों। ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह प्राचीन 64 योगिनी मंदिर सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि शांति का एक जीवंत अनुभव है दोस्तों। जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर इस परिसर में प्रवेश करते हैं, एक अद्भुत निस्तब्धता मन को घेर लेती है दोस्तों। शहर का शोर, भागदौड़ और चिंताएं मानो नीचे ही छूट जाती है।
यहाँ कोई भी खड़ा हो जाए दोस्तों, कुछ क्षणों के लिए स्वयं से जुड़ जाता है। मंदिर की परिक्रमा करते समय ऐसा लगता है जैसे हम केवल पत्थरों के बीच नहीं, बल्कि समय के चक्र के भीतर चल रहे हों। यह शांति बाहरी नहीं, भीतरी उतरती हुई शांति है दोस्तों। यहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है दोस्तों। सदियों पहले जिन साधकों ने यहाँ ध्यान लगाया होगा, उन्होंने भी शायद इसी निस्तब्धता में अपने मन की गहराइयों को सुना होगा दोस्तों। आज भी जब सूर्य की किरणें इन दीवारों को छूती हैं दोस्तों, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो अतीत और वर्तमान एक ही क्षण में समा गए हों दोस्तों। यहाँ हवा भी अलग महसूस होती है दोस्तों, हल्की, शीतल और स्पर्श में सांत्वना देने वाली। चारों ओर फैला खुला आकाश, वृत्ताकार मंदिर की संरचना और दूर तक दिखाई देती नर्मदा घाटी, सब मिलकर मन को स्थिर कर देते हैं दोस्तों। 64 योगिनी मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शांति में छिपी होती है दोस्तों, और कभी कभी बस कुछ पल ही निस्तब्धता हमें स्वयं से मिलाने के लिए पर्याप्त होती है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की, जहां जल, गर्जना और ऊर्जा एक हो जाते हैं। नर्मदा नदी शांत, गहरी और स्थिर, पर जब यही धारा जबलपुर के धुआंधार तक पहुंचती है तो उसका रूप बदल जाता है दोस्तों। यहाँ जल केवल बहता नहीं, गरजता है दोस्तों। धुआंधार नाम ही अपने आप में एक दृश्य रच देता है दोस्तों। धुआं क्योंकि गिरते हुए पानी की महीन बूंदें धुएं जैसा आभास कराती हैं दोस्तों, और धार क्योंकि यह जलप्रपात एक तीव्र, अविरल और प्रचंड धारा में नीचे गिरता है दोस्तों। नर्मदा यहाँ संगमरमर की चट्टानों को चीरते हुए लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है दोस्तों। जल की शक्ति, श्वेत फुहारे और गर्जना करती ध्वनि प्रकृति की सामर्थ्य का अद्भुत प्रदर्शन है दोस्तों। यह दृश्य केवल आंखों से नहीं, पूरे अस्तित्व से महसूस किया जाता है दोस्तों। भूगोल की दृष्टि से देखें तो दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा घाटी का एक महत्वपूर्ण भू आकृतिक स्थल है दोस्तों। लाखों वर्षों की अपरदन प्रक्रिया ने यहाँ की चट्टानों को इस रूप से गढ़ा है। नर्मदा भारत की कुछ चुनिंदा नदियों में से एक है दोस्तों, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। यह घाटी भारत की प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाओं में से एक मानी जाती है दोस्तों। अर्थात यहाँ खड़े होकर हम केवल जलप्रपात नहीं देख रहे, बल्कि पृथ्वी के करोड़ों वर्ष पुराने इतिहास को देख रहे हैं दोस्तों। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भाव पर नजर डालें तो दोस्तों, नर्मदा को भारतीय परंपरा में मां का दर्जा दिया गया है दोस्तों। मान्यता है कि नर्मदा दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। धुआंधार की गर्जना मानो एक दिव्य मंत्रोच्चार हो। पानी की हर बूंद एक आशीर्वाद की तरह प्रतीत होती है दोस्तों। यहाँ खड़े होकर मन अपने आप मौन हो जाता है। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, और फिर भी सब कुछ एक लय है। जीवन का प्रतीक की बात करें तो दोस्तों, धुआंधार हमें एक गहरी सीख देता है। शांत बहती धारा भी समय आने पर प्रचंड रूप ले सकती है दोस्तों। जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी धीमी, कभी तीव्र, कभी शांत, कभी संघर्षपूर्ण। पर महत्वपूर्ण यह है, बहना बंद न हो। नर्मदा रुकती नहीं, वह गिरती है, उठती है, आगे बढ़ती है और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचती है। जब सूर्य की किरणें इन उठती फुहारों से टकराती हैं,
तो इंद्रधनुष का दृश्य बनता है दोस्तों। मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, संघर्ष के बीच भी सुंदरता छिपी होती है दोस्तों। हम इस समय जिस धरती पर खड़े हैं वह सिर्फ एक साधारण घाटी नहीं है दोस्तों, यह है नर्मदा रिफ्ट वैली। एक ऐसी भूगर्भीय संरचना जो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से बनी थी दोस्तों। जब धरती की सतह पर स्थित टेक्टोनिक प्लेटों में तनाव उत्पन्न हुआ तो भूमि का एक भाग नीचे धंस गया दोस्तों, और इसी प्रक्रिया को कहा गया दोस्तों रिफ्टिंग। और इस प्रकार बनी यह लंबी, सक्रिय और गहरी संरचना रिफ्ट वैली कहलाती है दोस्तों। ये भी जान लेते हैं कि आखिर रिफ्ट वैली बनती कैसे है। तो दोस्तों लगभग करोड़ों वर्ष पहले भारतीय भूभाग में उत्तर और दक्षिण दिशा में तनाव उत्पन्न हुआ। इस तनाव के कारण दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग नीचे धंस गया दोस्तों। यही धंसा हुआ भाग आज नर्मदा घाटी के रूप में हमारे सामने है दोस्तों। यह घाटी पूर्व में अमरकंटक से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई है दोस्तों। नर्मदा नदी इसी प्राकृतिक दरार में भीतर बहती है दोस्तों। भूवैज्ञानिक महत्व जाने तो दोस्तों नर्मदा रिफ्ट वैली भारत की सबसे महत्वपूर्ण भ्रंश घाटियों में से एक है। यह क्षेत्र प्राचीन ज्वालामुखीय चट्टानों, विशेषकर बेसाल्ट चट्टानों, सेलों से घिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ की संगमरमर चट्टानें, धुआंधार जलप्रपात और भेड़ाघाट की संरचनाएं इसी भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है दोस्तों। जीवाश्म और मानव इतिहास की बात करें तो दोस्तों नर्मदा घाटी केवल भूगोल की दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानव विकास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्राचीन जीवाश्म और मानव अवशेष भी मिले हैं दोस्तों, जो दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से मानव निवास का केंद्र रहा है दोस्तों। इस प्रकार नर्मदा घाटी भूविज्ञान, मानव शास्त्र और इतिहास तीनों विषय का संगम है दोस्तों। भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, परंतु नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। यह भी रिफ्ट वैली की संरचना के कारण संभव हुआ है दोस्तों। घाटी का ढाल पश्चिम दिशा में है, जिससे नदी उसी ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि भूगर्भीय प्रक्रिया का जीवंत प्रमाण है दोस्तों। जीवन से जुड़ी सीख के बारे में बात करें तो दोस्तों जब हम इस घाटी को देखते हैं तो समझ में आता है कि धरती भी संघर्ष से गुजरती है दोस्तों। दरारें पड़ती हैं, भाग टूटते हैं, पर उन्हीं दरारों में जीवन की धारा बहने लगती है दोस्तों। नर्मदा रिफ्ट वैली हमें सिखाती है कि टूटन भी सर्जन का कारण बन सकती है। संघर्ष भी नई दिशा दे सकता है दोस्तों। आज जब इस घाटी के किनारे खड़े होकर बहती नर्मदा को देखते हैं तो यह केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं है दोस्तों, यह पृथ्वी के करोड़ों वर्षों के इतिहास का जीवंत अध्याय है दोस्तों। यह विज्ञान और अध्यात्म का संगम है दोस्तों। यह शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। नर्मदा रिफ्ट वैली धरती की उस दरार का नाम है जिसने एक पूरी सभ्यता को जीवन दिया है दोस्तों अगर आपको भी ये नज़ारा देखना है तो आइए जबलपुर। रेलवे स्टेशन से मेट्रो बसें आती हैं और वो आपको लेकर आएंगी धुआंधार। धुआंधार केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है दोस्तों, यह ऊर्जा का स्रोत है, यह साहस का प्रतीक है, यह निरंतरता की प्रेरणा है दोस्तों। यह हमें सिखाता है कि गिरना भी यात्रा का हिस्सा है और गर्जना भी जीवन की अभिव्यक्ति है। नर्मदा की यह प्रचंड धारा हर दर्शक के भीतर एक नई चेतना जगा देती है दोस्तों। और जब हम यहाँ से लौटते हैं तो केवल तस्वीरें ही नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा साथ ले जाते हैं। धुआंधार जहाँ प्रकृति अपने संपूर्ण शक्ति में प्रकट होती है दोस्तों,
और मनुष्य विनम्र होकर उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैंने सोचा कि क्यों न जबलपुर का यह नया फ्लाईओवर भी बताया जाए, जो विकास की नई उड़ान है। दोस्तों, समय बदलता है और उसके साथ बदलती है शहर की पहचान। दोस्तों, यह है जबलपुर का नया फ्लाईओवर। सिर्फ कंक्रीट और लोहे की संरचना नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की गति और प्रगति का प्रतीक है। दोस्तों, आखिर क्यों जरूरी था ये फ्लाईओवर? तो दोस्तों, जबलपुर जो कभी शांत, सैन्य और सांस्कृतिक नगर के रूप में जाना जाता था, आज तेजी से विकसित हो रहा है। दोस्तों, बढ़ती आबादी, बढ़ते वाहन और शहर की विस्तार लेती सीमाएं, इन सब ने यातायात को चुनौतीपूर्ण बना दिया था। दोस्तों, ऐसे में फ्लाईओवर केवल सुविधा नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया। दोस्तों, फ्लाईओवर शहरी अवसंरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। दोस्तों, इनका उद्देश्य होता है ट्रैफिक जाम कम करना, यात्रा समय घटाना, ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी। यह स्मार्ट सिटी की अवधारणा का भी एक हिस्सा है। दोस्तों, बेहतर सड़कें और बेहतर कनेक्टिविटी आर्थिक गतिविधियों को भी गति देती है। दोस्तों, विकास और रोजगार पर दृष्टि डालें तो दोस्तों, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो वह केवल एक संरचना नहीं बनाता, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। निर्माण कार्य में लगे मजदूर, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ सभी इस विकास यात्रा का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, इस प्रकार एक फ्लाईओवर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करता है। आधुनिक भारत की तस्वीर पर नजर डालें तो दोस्तों, आज का भारत सिर्फ अपनी विरासत पर गर्व नहीं करता, बल्कि आधुनिकता की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में जब नया फ्लाईओवर बनता है तो वह परंपरा और प्रगति का सुंदर संगम बन जाता है। दोस्तों, एक और मदन महल का किला, दूसरी ओर आधुनिक फ्लाईओवर, यही है भारत की असली पहचान। जब शाम के समय इस फ्लाईओवर पर गाड़ियों की लाइटें चमकती हैं दोस्तों, तो लगता है जैसे शहर नई ऊर्जा से भर गया हो। यह सिर्फ रास्ता नहीं है, यह अवसरों का पुल है। दोस्तों, यह हमें याद दिलाता है कि विकास का अर्थ केवल ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को सरल बनाना है। जबलपुर का यह नया फ्लाईओवर एक संदेश देता है दोस्तों, कि परंपरा के साथ साथ प्रगति की ओर बढ़ना ही सच्ची उन्नति है। दोस्तों, चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय की ओर। वैसे तो यहाँ दिखाने और जानने सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाने चाह रहा हूँ आपको आदिवासी दीर्घा। रानी दुर्गावती संग्रहालय की जनजातीय दीर्घा भारत की मूल आत्मा का दर्शन है। दोस्तों, मैं इस समय जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय में उपस्थित हूँ। दोस्तों, यह स्थान केवल ऐतिहासिक वस्तुओं का भंडार नहीं है, बल्कि मध्य भारत की सांस्कृतिक स्मृति का जीवंत अभिलेख है। दोस्तों, और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस संग्रहालय की उस विशेष दीर्घा में, जिसे जनजातीय दीर्घा या आदिवासी गैलरी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। दीवारों पर सजी कलाकृतियाँ, पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, शस्त्र और दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुएं सब मिलकर
एक अलग ही संसार रच देती हैं दोस्तों जनजातीय समाज प्रकृति के निकट जीवन है दोस्तों। मध्य प्रदेश को जनजातीय हृदय प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ गोंड, बेगा, भील, कोरकू, सहरिया जैसी अनेक जनजातियां निवास करती हैं दोस्तों। जनजातीय जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध। वन उनके लिए केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार, संस्कृति का केंद्र और आस्था का स्रोत है दोस्तों। इस दीर्घा में प्रदर्शित उपकरण और वस्त्र यह दर्शाते हैं कि उनका जीवन कितना सरल, संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल रहा होगा दोस्तों। जनजातीय कला दोस्तों रगों में बसती संस्कृति है दोस्तों। यहाँ प्रदर्शित गोंड चित्रकला विशेष रूप से आकर्षित करती है दोस्तों। सूक्ष्म रेखाएं, प्राकृतिक आकृतियां, पशु पक्षियों के चित्र, सब में प्रकृति के प्रति आदर झलकता है दोस्तों। गोंड कला केवल सजावट नहीं बल्कि लोक कथाओं और विश्वासों का दृश्य रूप है दोस्तों। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से चली आई है दोस्तों। आज यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है दोस्तों। आवास, वेशभूषा और आभूषण की बात करें तो दीर्घा में जनजातीय आवास की प्रतिकृतियां भी प्रदर्शित हैं। मिट्टी, लकड़ी और प्राकृतिक संसाधनों से बने घर स्थानीय जलवायु के अनुरूप होते हैं दोस्तों। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले चांदी के आभूषण, मोतियों की मालाएं और पारंपरिक वस्त्र इनकी विशिष्ट पहचान है दोस्तों। इनमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति और परंपरा का भी संकेत छिपा होता है दोस्तों। शस्त्र और जीवन कौशल की बात करें दोस्तों तो यहाँ प्रदर्शित धनुष बाण, भाले और अन्य पारंपरिक शस्त्र जनजातीय समुदायों के साहस और आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं दोस्तों। ये शस्त्र केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि शिकार और जीविका का साधन भी रहे हैं दोस्तों। इनसे यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय समाज स्वावलंबी और संगठित रहा है। सामाजिक संरचना और परंपराओं पर नजर डालें तो दोस्तों जनजातीय समाज में सामूहिकता का विशेष महत्व है दोस्तों। निर्णय पंचायत प्रणाली के माध्यम से लिए जाते हैं। त्योहार, नृत्य और संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कर्मा, सेला और अन्य लोक नृत्य भी हैं। उनकी सामूहिक भावना और उल्लास का प्रतीक है दोस्तों। आज जब आधुनिकता का प्रभाव हर क्षेत्र में बढ़ रहा है तब जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। यह संग्रहालय केवल अतीत को संजोता नहीं बल्कि हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है दोस्तों। यह स्मरण कराता है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है दोस्तों। रानी दुर्गावती संग्रहालय की यह जनजातीय दीर्घा केवल प्रदर्शनी नहीं है, यह भारत की मूल आत्मा का दर्शन है दोस्तों। यह सादगी, प्रकृति प्रेम और सामूहिकता की सीख है दोस्तों। यह हमें बताती है कि विकास का अर्थ केवल आधुनिकता नहीं बल्कि परंपरा का सम्मान भी है। और जब हम इस दीर्घा से बाहर निकलते हैं तो केवल जानकारी नहीं बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक अनुभव भी अपने साथ लेकर जाते हैं दोस्तों। अब आगे आप खुद से पढ़ें और बीच बीच में मैं भी गाइड करूँगा। जैसे ये फीरी बजाते हुए तो देख सकते हो आप बेगा बच्चों के साथ, ये देख सकते हो। तो आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये शिकार करते हुए आदिवासी व्यक्ति और ये कोई एक परिवार ये डांस करते हुए
बेगा जनजाति के और ये गोंड नृत्य के व्यक्ति डांस करते हुए। और ये आप जाओगे तो ये बेगा जनजाति के हैं। बालाघाट यहाँ से पास में ही है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो और वहाँ की जनजातियों से भी आप मिल सकते हो। दूल्हा दुल्हन आदिवासी, ये देख सकते हो आप इनके कैसे ये श्रृंगार करते हैं अपना। मध्य प्रदेश की ये जनजातियों के बारे में कास्ट शिल्प, तो आप आगे से आगे इनको अपने स्तर पर भी वीडियो को रोक के और अपने स्तर पर भी पढ़ सकते हो। ये एक गोंड पुरुष है, तो ये इस तरह से इनकी पोजीशन होती थी। और ये महिलाएं, और ये तो अभी भी गाँव में आप जाओगे तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आधुनिकता ने बहुत कुछ बदल दिया है। ये रानी दुर्गावती का घोड़े पर एक फ्रेम में बना हुआ देख सकते हो आप। और अब आगे चलते हैं। ये कुछ इस हॉल में ये तस्वीरें हैं जिससे हम जबलपुर के जो फेमस लोकेशन हैं उनके बारे में देख सकते हैं। जैसे ये विक्टोरिया टाउन हॉल है जबलपुर, जब जबलपुर हुआ करता था, ये देख सकते हो आप। ये तिरपुरी एग्जीबिशन वगैरह, तो आप पढ़ के देख सकते हो ये क्या है। 64 योगिनी मंदिर, जो कि अभी आप देख सकते हैं। शहीद स्मारक जबलपुर, ये हॉस्टल बिल्डिंग है। सदर बाजार जबलपुर इस तरह हुआ करता था उस टाइम पे, तो आप देख सकते हो। जबलपुर का स्टेशन, कमानिया गेट जबलपुर, ये देख सकते हो आप। ये चर्च है जबलपुर का, ये सेंट क्रिस्ट चर्च है, देख सकते हो दोस्तों। ये स्टूडियो है दोस्तों। सिविल कोर्ट हाउस इस तरह हुआ करता था दोस्तों, इसे देख सकते हो आप। तो कितना कुछ बदल गया है समय के साथ में। जैसे सर्किट हाउस किस तरह से, गांधी हॉल, तो एक तरह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जब संग्रहालय जाओगे तो काफ़ी कुछ सीखोगे। ये मदन मोहन किला, हाई कोर्ट वगैरह, तो जाना चाहिए। देखो भेड़ाघाट का फोटो काफ़ी पुराना, उस टाइम पे इस तरह से दिखा जाता था। ये प्लाजा सिनेमा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर जबलपुर में स्थित एक ऐसे संग्रहालय के सामने जो सिर्फ पत्थरों और मूर्तियों का घर नहीं बल्कि इतिहास का जीवित कहानी है दोस्तों। यह है रानी दुर्गावती संग्रहालय दोस्तों। एक ऐसा स्थान जहां वीरता, संस्कृति, आदिवासी जीवन और प्राचीन सभ्यता एक साथ सांस लेती हैं दोस्तों इस संग्रहालय का नाम रखा गया है महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में। रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की शासक थी। उन्होंने 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अद्भुत साहस दिखाया था दोस्तों। जब अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया, तब रानी दुर्गावती ने अंतिम साहस तक युद्ध किया। उन्होंने हार स्वीकार नहीं की दोस्तों, बल्कि आत्म बलिदान चुना। उनकी वीरता आज भी इस भूमि की मिट्टी में जीवित है दोस्तों। यह संग्रहालय वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था दोस्तों। इसका उद्देश्य था महाकौशल क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आदिवासी धरोहर को संरक्षित करना। यहाँ आपको प्राचीन मूर्तियाँ, शिलालेख, सिक्के, हथियार, आदिवासी कला और लोक संस्कृति की अनमोल झलक देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ 10वीं से 12वीं शताब्दी की मूर्तियाँ रखी गई हैं। इन मूर्तियों में भगवान विष्णु, शिव, गणेश, देवी दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की अद्भुत कलाकृतियाँ शामिल हैं दोस्तों। इन पत्थरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है
कि उस समय की शिल्पकला कितनी उन्नत थी। हर मूर्ति में भाव, शक्ति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम दिखाई देता है दोस्तों। मध्य प्रदेश की आदिवासियों की धरती कहा जाता है। यहाँ गोंड, बेगा, भील, कोरकू जैसी अनेक जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ आपको इस दीर्घा में उनके पारंपरिक वस्त्र, आभूषण, कृषि उपकरण, शिकार के हथियार और दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। आदिवासी जीवन प्रकृति के बेहद करीब होता है दोस्तों। उनके नृत्य, गीत और त्योहार प्रकृति की पूजा से जुड़े होते हैं दोस्तों। यहाँ की दीर्घा हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितना सौंदर्य छुपा होता है दोस्तों। इस संग्रहालय में प्राचीन सिक्कों और पांडुलिपियों का भी संग्रह है दोस्तों। पुराने समय के तांबे, चांदी और सोने के सिक्के यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं दोस्तों, जो अलग अलग राजवंशों के शासन की कहानी करते हैं दोस्तों। हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हमें उस समय की शिक्षा और ज्ञान परंपरा की झलक दिखाती हैं दोस्तों। यहाँ प्राचीन हथियार भी प्रदर्शित हैं, तलवारें, भाले, ढाल। ये हथियार हमें याद दिलाते हैं उस समय को जब सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए योद्धा अपने प्राणों की बाजी लगा देते थे दोस्तों। रानी दुर्गावती की वीरता इन्हीं हथियारों की गूंज में महसूस होती है दोस्तों। रानी दुर्गावती संग्रहालय सिर्फ एक इमारत नहीं, यह हमारी पहचान है दोस्तों। यह हमें बताता है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था। यह नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है दोस्तों। जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो महसूस होता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे आसपास जीवित है दोस्तों। रानी दुर्गावती का साहस, आदिवासी संस्कृति की सादगी और प्राचीन कला की सुंदरता सब मिलकर हमें एक संदेश देते हैं। अपनी विरासत को पहचानिए, उसे संभालिए और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाइए दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हमें प्रेरणा मिले। अपने दोस्तों के पास में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आप आगे ये कर सकते हो कि जैसे वीडियो में आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ों को आप रोक के वीडियो को और अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हो और आप वीडियो को आगे देख सकते हो। आगे हालांकि मैं भी गाइड कर दूंगा ताकि आपको और अच्छे से इसकी जानकारी प्राप्त हो। ये हमारा उस समय का मैप था। ये आपको देखने को मिल जाएंगी अप्सरा दीर्घा, या बहुत सारी अप्सराएं, जैसे ये अंबिका थी, तो आप देख सकते हो इनको।
अब आगे आप हमारे प्राचीन भारत के सिक्कों के बारे में भी जान सकते हैं। और हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी जिस पर बहुत अच्छा आपका फीडबैक रहा था। उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे और उस वीडियो के माध्यम से आप सिक्कों के बारे में भी आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इनमें भी आप वीडियो के माध्यम से भी वीडियो को रोक रोक के और आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो। जैसे कि ये चार्ट है, तो आप चाहे तो इसे रोक सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। और ये सिक्के हैं, इनको आप रोक रोक के देख सकते
हैं दोस्तों आपको आज की यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो अंकित जर्नी को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। दोस्तों, इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं होती दोस्तों, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं दोस्तों। अगर हम अपनी विरासत को समझेंगे तभी हम एक मजबूत भविष्य बना पाएंगे दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं अंकित योगी। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक यात्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।